not to go to a temple during your period. ये देखिए यहाँ पर fetus development से related एक reasoning दी गई है. Then 5 to 6 weeks के आसपास heartbeat start होती है जो 8वीं रात हुआ बेटा, 9वीं रात हुआ बेटी. मेंस्ट्रुएशन को लेकर रिलीजियस ग्रुप्स में आपको अक्सर काफी वियर्ड और कॉन्ट्रडिक्टरी क्लेम्स दिख जाएंगे. महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एक मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए? Why not to go to a temple during your periods? अब अगर इन्होंने ये बोला होता कि ये इनकी मान्यता है या अंधविश्वास है तो मैं कुछ ना कहती, लेकिन अपनी बात को वैलिड प्रूव करने के लिए इन्होंने 3 लॉजिक्स दिए हैं. During the periods, the first 3 days, we are not supposed to take a bath. पहला क्लेम है टू मेंटेन हाइजीन. अब ये कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के स्टार्टिंग के 3 डेज में आपको नहाना नहीं चाहिए. अब अगर आप नहाएंगे नहीं तो हाइजीन मेंटेन नहीं होगा, फिर मंदिर जाने का कोई सेंस नहीं है. पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्यों नहीं नहाना चाहिए? कोई बायोलॉजिकल रीजन है या कोई रिलीजियस रीजन है, क्यों नहीं जाना चाहिए? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा ये रिपोर्ट है ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो कि कहती है बैथिंग विद वाटर ओनली एज कंपेयर्ड विद water and soap during menstruation was associated with symptomatic cases. यानी menstruation के टाइम पे सिर्फ पानी से नहाने वाली महिलाओं में BV and UTI जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू ऐसी महिलाएं जो सोप वाटर से नहाएंगी. और इसकी P वैल्यू भी 0.009 है. P वैल्यू एक ऐसा नंबर होता है जो ये बताता है कि जो ये रिजल्ट आया है क्या इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है या एक रैंडम चांस है. अगर P वैल्यू 0.05 से कम है तो इसका मतलब है कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है. जो डिफरेंस दिख रहा है वो सिर्फ लक से नहीं है. अगर P की वैल्यू 0.05 से ज्यादा होती तो रिजल्ट रैंडम भी हो सकता है. यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ना नहाने से इन्फेक्शन हो रहा है. इस बात को हम डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि P की वैल्यू लेस देन 0.05 है यानी कि एक सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है इन दो बातों में. इस डिटेल्ड स्टडी में पहला चार्ट देखते हैं. जेनिटल क्लीनिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. जो लोग मेंस्ट्रुएशन के दौरान अपने जेनिटल एरिया को रेगुलरली क्लीन करते हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं. और यहाँ पर तो ये मैडम कह रही है कि नहाना ही नहीं चाहिए. सोचिए कितना बड़ा इग्नोरेंट कमेंट है ये. इस तरह के मिथ्स की वजह से कितनी महिलाएं डेली बेसिस पर सफर करती हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ पे एजुकेशन की कमी ऑलरेडी है. अब आ जाते हैं इस बात पे कि इस बात के पीछे अगर कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है तो ये मिथ्स सारे परपेचुएट कैसे हो रहे हैं, हमारे कल्चर में ये सारे मिथ्स कहाँ से आए. जिसके लिए रिसर्च करते करते मुझे कुछ आयुर्वेद के क्लासिक टेक्स्ट पढ़ने पड़े, जिसके लिए मैंने पढ़ा सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, एंड इसमें मुझे मेंस्ट्रुएशन का मेंशन दिख गया. अब सोचने वाली बात है, आपको 2 तरह की मेडिकल एडवाइस दी जा रही है. एक के पीछे प्रॉपर एक डिटेल्ड स्टडी है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके एक डेटा दिया जा रहा है जो कि रियल लाइफ में प्रेडिक्शंस दे रहा है. दूसरी मेडिकल एडवाइस आपको इस रीजनिंग के बेसिस पे दी जा रही है जो कि टेस्टेबल ही नहीं है और रियल लाइफ में जो उसके प्रेडिक्शंस होते हैं वो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेडिक्शंस दे रही है. जैसे कि इस श्लोक के जस्ट नीचे ही देखिए कि किस तरह की बातें लिखी हुई हैं. कैसे पुत्र के जन्म के लिए क्या करना चाहिए और स्त्री के लिए क्या करना चाहिए. ये देखिए यहाँ पे फीटस डेवलपमेंट से रिलेटेड एक रीजनिंग दी गई है एंड जिसमें हर कोई अलग अलग बात कर रहा है. कोई कह रहा है कि पहले हेड का डेवलपमेंट होता है, कोई हार्ट का बोल रहा है, कोई हाथ पैर का बोल रहा है. और अपनी इस बात के पीछे जो ये लोग रीजनिंग दे रहे हैं वो इंट्यूशन के बेसिस पे दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि बच्चा पैदा होते हुए पहले उसके अंदर इच्छा आती है हाथ पैर हिलाने की तो हाथ ही पहले होता होगा. इस टाइप के इंट्यूशन के बेसिस पे मेडिकल एडवाइस दी जा रही है. आज मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से हमें पता है कि सबसे पहले न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. देन 5 to 6 वीक्स के आसपास हार्ट बीट स्टार्ट होती है जो कि हम अल्ट्रासाउंड में सुन पाते हैं. आपने पूकी बाबा वाली ये रील देखी होगी जिसमें लोगों ने इनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था. बेटी 8वीं रात हुआ बेटा, 9वीं रात हुआ बेटी. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी बातें भी सुश्रुत संहिता में आपको मिल जाएंगी. ये देखिए कि जैसे कि पुरुष और स्त्री कैसे किस टाइम पर सहवास करें ताकि पुत्र का जन्म हो. अब आप ही बताइए कि आप इस टाइप की रीजनिंग के आधार पर अपने बड़े बड़े हेल्थ के डिसीजंस लेना चाहेंगे? ये मैं आप पे छोड़ती हूँ. अब क्या मैं आयुर्वेद का मजाक उड़ा रही हूँ या उसको कम्प्लीटली डिनाई कर रही हूँ? नहीं, मैंने सुश्रुत संहिता पढ़ी, मैंने चरक संहिता पढ़ी और काफी डिटेल्ड वे में कई जगह बीमारियों के बारे में बताया गया है. उनकी रीजनिंग भी कई जगह कंसिस्टेंट लग रही है. बट मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि ये इतने पुराने ग्रंथ हैं, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये पुस्तकें लिखी हुई हैं. अब जैसे ही इंसानियत मेडिसिन में डेवलप होने लगी तो वो नए नए मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे, ठीक है, जिससे हम बेटर वे में प्रेडिक्ट कर पा रहे थे बीमारियों के कारण. अब अपने टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो उन्होंने
बेस्ट कर सकते थे उन्होंने किया। आई एम प्रीटी मच श्योर कि उनके पास भी आज के टाइम के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स होते तो वो और भी बेटर प्रिडिक्शंस दे रहे होते, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद जैसे फील्ड में अगर किसी को लगता है कि कुछ लॉजिकल कंसिस्टेंसी है तो इस फील्ड में और रिसर्च होनी चाहिए मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ना कि हजारों साल पुरानी पुस्तक के बेसिस पे जो लिखा है उसको बस जबरदस्ती आंख बंद करके जबरदस्ती वैलिड ठहराने की कोशिश करना। आई एम प्रीटी मच श्योर कि जिन्होंने ये बुक्स लिखी हैं वो आज अगर होते तो मॉडर्न साइंस को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ उसका मजाक उड़ाने के या उसको नेग्लेक्ट करने के। अब आ जाते हैं दूसरे लॉजिक पर कि अगर आप नहा भी लेते हैं फिर भी आप मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं। सोचने वाली बात है, एक एवरेज ह्यूमन माउथ में 100 मिलियन टू 1 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं, स्किन में 1000 to 1 मिलियन इवन आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स। कई बार लोगों को कफ होता है, वो किस तरह के वायरसेस कैरी कर रहे होते हैं, मंदिर के सरफेस में कितने बैक्टीरिया होंगे, एक एक मूर्ति को एक एक बेल्ट को कितने सारे लोग टच करते हैं, कितना ज्यादा बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है। तो बैक्टीरिया के बेसिस पे अगर आप डिसाइड करेंगे मंदिर जाना तो आप कभी जा ही नहीं पाएंगे। मतलब एक ऐसी महिला जो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके मंदिर जा रही है कंपेयर टू एक ऐसा पर्सन जो कि लेट्स से सुबह ऑफिस बात लेके गया था लेकिन शाम को आते टाइम ही डिसाइडेड टू विजिट द मंदिर। ऐसे टाइम पे वो पर्सन ज्यादा बैक्टीरिया कैरी कर रहा है एज कम्पेयर टू ऐसी महिला जो प्रॉपर बात लेके मंदिर गई है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर। एक्चुअली ये बैक्टीरिया वाला रीजन तो एक बहाना है, रियलिटी में क्या होता है कि रीजन है प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी का। अब क्योंकि प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी को आप नाप तो सकते नहीं है, इसीलिए हमारे देश में प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड को लेके दो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज हैं। कई जगह आपको इसको इम्प्योर कहते हुए लोग मिल जाएंगे और कई लोग इसको इतना प्योर मानते हैं कि प्रॉपर इसकी पूजा होती है मंदिरों में। ये कितना अनएजुकेटेड ओपिनियन है कि बैक्टीरिया के कारण आप मंदिर नहीं जा सकते। उससे ज्यादा बैक्टीरिया आपके हेयर के स्कैल्प में होते हैं। कभी ये प्रचार करते हुए सुना है कि जिनके हेयर्स में लाइज होंगे वो नहीं जा सकते मंदिर, जिनके वुंड होगा वो नहीं जा सकते मंदिर, जो हल्का सा कॉफ या स्नीज कर रहा होगा वो नहीं जा सकता मंदिर। कभी ऐसा तो परपेचुएट नहीं हुआ। अब बात ये है क्योंकि ये बात स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है तो किसी ना किसी तरह इसको वैलिड ठहराना है तो कोई ना कोई लॉजिक देना है। तो फिर भाई जिस तरह से आप इस चीज का लॉजिक दे रही है तो वो पुत्र और पुत्री के जन्म वाला भी लॉजिक दीजिए। अब वो लॉजिक क्या है कि वो तो 100% गलत प्रूव हो जाता है तो उसकी आप बात नहीं करते। लॉजिक नंबर 3 जो कि मेरा सबसे फेवरेट लॉजिक है कि मंदिर की एनर्जी ऊपर जा रही है, आपका ब्लड फ्लो नीचे जा रहा है तो मंदिर की एनर्जी आपके ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब कर सकती है। सोचने वाली बात है कि ये कौन सी एनर्जी है जो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ना कभी लेफ्ट जाती, ना राइट जाती, ना सेंटर में होती, ना नीचे जाती, हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, यू नो दैट राइट? इट हैज नो डायरेक्शन बट ओनली मैग्नीट्यूड। बट ऑन व्हाट बेसिस यू डिसाइडेड टू से कि ये ऊपर की तरफ जाती है? It seems like you just know the word energy, a bit confused between what energy actually is. साइंटिफिक रेल में जो एनर्जी डिफाइन करी गई है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी इज जस्ट अ कैपेसिटी टू डू वर्क। अब वर्क ये कौन कर रहा है वो तो बताइए, किस एनर्जी की आप बात कर रहे हैं? इसको साइंटिफिकली मेजर किया जा सकता है जो भी एनर्जी है, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है जो लिटरली हमारे बॉडी के फ्लूइड को डिस्टर्ब कर रही है। ये एनर्जी केवल मेंस्ट्रुअल ब्लड के फ्लो को ही डिस्टर्ब करती है। हमारी बॉडी में और भी तो फ्लूइड है, टीयर्स होते हैं, स्वेट होता है, ये उसको क्यों नहीं डिस्टर्ब करती? एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग जो कि मेंस्ट्रुएशन में नहीं है उसको भी तो ये एनर्जीज डिस्टर्ब करनी चाहिए। तो केवल मेंस्ट्रुएशन वाली महिला को ही ये एनर्जीज क्यों डिस्टर्ब कर रही है? ये तो कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर है आपके पास? फिर आप हर जगह बोलिए ना। अब क्योंकि जब आप बोलेंगे कि हर जगह फ्लो कर रही है एनर्जी तो आपका ये जो ब्लड फ्लो वाला लॉजिक है वो काम नहीं करेगा। किस बेसिस पर आपने बोला कि एनर्जी ऊपर जा रही? प्लीज मुझे डिटेल में मैथमेटिकली समझना है इस बात को। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं और आपको रिप्लाई देना है तो प्लीज ये एनर्जी वाला मैथमेटिकली जरूर डिराइव करके दिखाइएगा। थैंक यू।